नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11 का एक चैप्टर है आरओ किताब आपकी जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है, उसका एक चैप्टर है नमक का दरोगा जिसके रचयिता है प्रेमचंद जी, मुंशी प्रेमचंद जी जिसके रचयिता है। तो उसका ये जो चैप्टर है उसको हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, इस चैप्टर के जो जितने भी प्रश्न उत्तर हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। मतलब जो भी आपके पाठ्य पुस्तक के जो भी क्वेश्चन आंसर है उनके बारे में हम देखने वाले हैं। तो जो पहले क्वेश्चन पर है चलते हैं चलिए। तो पहला क्वेश्चन जो आपका है वो है कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? मतलब कहानी का कौन सा पात्र आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है और उसका कारण क्या है? तो उत्तर है मुंशी बंशीधर जी जो इस कहानी के नायक है। वो बहुत ही ईमानदार और कर्तव्य का पालन करने वाले व्यक्ति हैं। जो सबसे अमीर और प्रसिद्ध व्यक्ति अल्पोदिन दांतागज को जेल में भिजवा कर अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और अंत में अल्पोदिन दांतागज भी मुंशी वंशीधर की ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा को देखकर प्रभावित होता है। इस कारण मुंशी वंशीधर हमें सबसे ज्यादा सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका नमक का दरोगा। कहानी में पंडित अल्पोदिन के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू पक्ष उभर कर आते हैं? ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। मतलब जो इस कहानी के अंदर पंडित अल्पोदिन है ना, उसके दो कौन से व्यक्तित्व के चारित्रिक विशेषताएं हैं जो आपके सामने उभर कर आती है? तो जिसका उत्तर है अल्पोदिन एक भ्रष्ट और लोगों पर जुल्म करने वाला व्यक्ति है जो नियमों के विरुद्ध गलत तरीके से धन कमाता है। मतलब उसके जो धन कमाने का तरीका है वो सही नहीं है, परंतु समाज में एक सफेद पोश व्यक्ति था। मतलब बहुत अच्छा व्यक्ति था समाज की नजरों में। और दूसरी तरफ कहानी के अंत में जब कहानी का अंत होता है तो उसके उज्जवल चरित्र यानी उसका जो अच्छा चरित्र है वो लोगों के सामने आता है। वह लोगों की ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठ गुणों की कदर करता है। इस तरह उसके दोगले चरित्र का जो पक्ष है वो हमारे सामने आता है। अब आपका आता है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है कहानी के लगभग सभी पात्र मतलब कहानी के अंदर जितने भी पात्र वो समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। निम्नलिखित पात्रों के संदर्भ में पाठ से उस अंश को उद्धृत करते हुए बताइए कि ये समाज की किस सच्चाई को उजागर करते हैं, मतलब कौन सी सच्चाई को है वो सामने लाते हैं। तो पहला कैरेक्टर है आपका वर्द मुंशी का कैरेक्टर, वर्द मुंशी। दूसरा कैरेक्टर वकील का। तीसरी है शहर की भीड़ के बारे में। तो पहला जो कैरेक्टर है वर्द मुंशी के बारे में, उनके बारे में चलिए जानते हैं। तो वर्द मुंशी एक भ्रष्ट आदमी है। मतलब वंशीधर जी के जो पिता है उनके बारे में बात हो रही है। और वो धन को बहुत महत्व देते हैं। वे अपने बेटे को भी ऊपरी कमाई का लाभ बताते हुए कहते हैं कि मासिक आमदनी तो पूर्णमासी के चांद की तरह है जो घटते घटते घट जाती है और ऊपरी कमाई बहता स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। इस उदाहरण में वर्द पिता समाज में व्यापक भ्रष्टाचार की गहराइयों को व्यक्त करते हैं। मतलब जो उनके वर्द पिता है वो भ्रष्टाचार की जो जिस जड़ें हैं वो समाज में किस तरह से फैली है उसके बारे में बताते हैं। मतलब उसकी जो सच्चाई है वो उजागर होती है इस कथन से। दूसरा है वकील। वकील मजिस्ट्रेट का अल्पोदिन के हक में फैसला सुनाने पर वकील खुशी से उछल पड़ता है। जब मजिस्ट्रेट ने अल्पोदिन के हक में फैसला दिया तो वकील बहुत खुश हुआ, क्योंकि जो आजकल के वकील होते हैं वो उनका धर्म ही है पैसा कमाना, और वकील धन के लिए गलत व्यक्ति का भी पक्ष के लिए लड़ते हैं। आपने ये समाज में देखा ही होगा। तो वकीलों को कोई लेना देना नहीं होता है कि वो किस तरह के पक्ष की ओर से लड़ाई लड़े, उन्हें बस पैसे से मतलब होता है, उन्हें न्याय अन्याय से कोई मतलब नहीं है। इस कहानी में वकील पंडित पंडित अल्पोदिन जो अल्पोदिन है के आज्ञा पालक एवं गुलाम थे। यहाँ पर जूम कर देता हूँ आपके लिए। तो दोस्तों बता दूं ये जो पीडीएफ है वो भी आपको मिल जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप एक बार पूरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको ये पीडीएफ भी लिंक के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो यहाँ पर देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन आ रहा है। मतलब पहला ये वकील हो गया और तीसरा कह गया शहर की भीड़ के बारे में। शहर की भीड़ की भी अपनी कोई विचारधारा नहीं होती। मतलब जो शहर की भीड़ है उसे विचारधारा आइडियोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। सभी भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं और तमाशा देखने के लिए आतुर रहते हैं। शहर की भीड़ पंडित अल्पोदिन के जेल जाने पर टीका टिप्पणी करती है। इसे समाज की संवेदनहीनता के बारे में पता चलता है। पाठ में एक स्थान पर कहा गया कि भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद नहीं रह गया। मतलब भीड़ ने बहुत ही उग्र प्रदर्शन किया था। मतलब यहाँ पर उग्र प्रदर्शन का कहने का मतलब है कोई संवेदनहीन प्रदर्शन किया था पंडित जो वंशीधर है उनके चरित्र पर। जो चौथा क्वेश्चन है वो आपको देखिए, निम्न पंक्तियों को ध्यान से पढ़ना है आपको। तो पंक्तियां पढ़िए, क्या पंक्तियां है।
नौकरी में ओहदे की ओर मत ध्यान देना, ये तो पीर की मजार है। निगाहें चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन घट दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय जो मतलब ऊपर की आय या रिश्वत है, वो बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती है। ऊपरी आमदनी तो ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो तो मैं क्या समझाऊं। मतलब ये कुछ लाइन है, इसके आधार पर आपको क का आंसर देना है कि आपका ये किसकी उक्ति है, मतलब ये जो लाइन है वो किसने कही। तो आपको पता होना चाहिए ये जो लाइन है वो जो मुंशी वंशीधर जी के वृद्ध पिता है उन्होंने कही। तो ये उक्ति नौकरी पर जाते पुत्र को हिदायत देते समय वृद्ध मुंशी जी ने कही थी। तो ये हुई पहली बात। दूसरी बात है, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया। मतलब जो महीने की जो आमदनी होती है उसको पूर्णमासी के चांद से तुलना क्यों की गई है। तो इसका आंसर है आपका ख। जिस प्रकार पूरे महीने में चंद्रमा चंद्रमा पूर्णमासी को ही देता है, मतलब चंद्रमा है वो पूर्णिमा को दिखाई देता है, उसी प्रकार वेतन भी महीने में एक बार ही पूरा मिलता है। जैसे जैसे चंद्रमा घटता रहता है और एक दिन पूरा दिखाई नहीं देता है, उसी प्रकार जो आपका वेतन है वो भी एक एक दिन के बाद खत्म हो जाता है, मतलब महीने के अंत तक खत्म हो जाता है। इस कारण मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद कहा गया, मतलब उसकी तुलना की गई है। मतलब यहाँ पर चांद की है, पूर्णमासी के चांद की तुलना मासिक वेतन से की है। अब आपका है गे गे क्या आप एक पिता के इस व्यक्तित्व से सहमत है। मतलब इस व्यक्तित्व, मतलब जो ये व्यक्तित्व दिया गया वक्तव्य, व्यक्तित्व नहीं वक्तव्य, बोली की प्रॉब्लम है, थोड़ी बहुत भाषा का समस्या है तो आप इसे एडजस्ट करना। जो वक्तव्य दिया गया था, पिता की तरफ से ये बात कही थी गई थी, तो क्या आप उससे सहमत हैं। तो इसका आंसर है माता पिता का कर्तव्य बच्चों में अच्छे संस्कार डालना है, उन्हें सत्य, कर्तव्यनिष्ठा, धर्मनिष्ठा, भ्रष्टाचार से दूर और ईमानदार बनाना है। एक पिता को अपने बेटे को रिश्वत लेने की सलाह देना अनुचित है। मतलब एक पिता ये थोड़ी कह सकता है बेटे तुम जाओ और रिश्वत लो। हम इस व्यक्तित्व से सहमत नहीं है। तो ये हो गया इसका आंसर। अब चलिए पांचवें क्वेश्चन पर आपका चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है आपका नमक का दरोगा। पांचवा क्वेश्चन है नमक का दरोगा कहानी के कोई अन्य दो शीर्षक बताते हैं, उसके आधार को भी स्पष्ट कीजिए। मतलब कहानी के दो शीर्षक और क्या हो सकते हैं, उसका कारण भी बताना है आपको कि क्यों हो सकते थे ये। तो उत्तर है पहला जो शीर्षक हमारा हो सकता था वो है धन का लोभी। पंडित अल्पुद्दीन लक्ष्मी का उपासक था। वह सही और गलत कार्यों में धन कमाने में विश्वास करता था और मानता था कि हर कार्य धन से किया जा सकता और कठिन घड़ी में धन ही एकमात्र सहारा है। नमक का व्यापार भी इसी की एक मिसाल है। इसलिए वह वंशीधर ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा पर उछल उछल कर वार करता है। चलिए आगे चलते हैं आपका। और दूसरा जो शीर्षक हो सकता था वो होता है ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ दरोगा। ये कहानी दरोगा वंशीधर के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने कार्य के प्रति ईमानदार और कनिष्ठ है और वह अपने कार्य को ईमानदारी से करता है और अंत में उसी की जीत होती है। आपका छठे क्वेश्चन पर आता है। छठा क्वेश्चन है कहानी के अंत में, मतलब छठा क्वेश्चन आपका है कहानी के अंत में अल्पुद्दीन के वंशीधर को नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। तर्क सहित आपको उत्तर देना है और आप इस कहानी का अंत है वो किस प्रकार करते हैं। यदि आप इस कहानी को लिखते हैं तो आप उसका अंत किस तरह से करते हैं। तो इसका उत्तर है अल्पुद्दीन एक लालची और भ्रष्ट व्यक्ति था और अंत में वह वंशीधर की ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से प्रभावित हुआ। अल्पुद्दीन की वजह से ही वंशीधर की नौकरी चली गई, इस कारण वह आत्मग्लानि में था। इस कारण उसने उसे अपना मैनेजर नियुक्त किया। मैं भी इस कहानी का अंत है वो ऐसा ही सुगध करता। ईमानदारी को हमेशा ही अपमान मिलता है, शायद ही समाज में ऐसा सुगध अंत किसी ईमानदार को देखने को मिला हो। उसके बाद चलिए सातवें क्वेश्चन पर चलते हैं। सातवां क्वेश्चन है दरोगा वंशीधर गैर कानूनी कार्यों की वजह से पंडित अल्पुद्दीन को गिरफ्तार करता है, लेकिन कहानी के अंत में इसी पंडित अल्पुद्दीन की सहृदयता पर मुग्ध होकर उसके यहाँ मैनेजर की नौकरी करने को तैयार हो जाता। आपके विचार से वंशीधर को ऐसा करना उचित था। आप उसकी जगह होते तो क्या करते। मतलब वंशीधर ने ये जो काम किया था, उनके मैनेजर के रूप में नौकरी की थी, ये ठीक था या नहीं। वंशीधर ईमानदार और धर्मनिष्ठ व्यक्ति था।
वह ईमानदारी से कार्य करता था और अपने पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए उसने भारी रिश्वत को ठुकराकर पंडित अलाउद्दीन जैसे प्रभावी व्यक्ति को गिरफ्तार किया। उसने अपने पद के साथ कभी नमक हलाली नहीं की। इन्हीं बातों के कारण पंडित अलाउद्दीन बहुत प्रभावित हुआ। अलाउद्दीन स्वयं एक भ्रष्ट व्यक्ति था, परंतु उसे अपनी जायदाद को संभालने के लिए किसी ईमानदार व्यक्ति की जरूरत थी। वंशीधर उसकी दृष्टि में योग्य व्यक्ति था। इस कारण पंडित अलाउद्दीन वंशीधर को मैनेजर की नौकरी दे दी। मतलब पंडित अलाउद्दीन ने वंशीधर को मैनेजर की नौकरी दे दी। वंशीधर का ऐसा करना उचित नहीं था, क्योंकि लोगों पर जुल्म करके इकट्ठे की गई कमाई का रखवाली करना उसके आदर्शों के विरुद्ध था। मतलब ये जो अलाउद्दीन है, इसने तो कमाई गैर कानूनी तरीकों से ही की थी और ऐसी कमाई की रखवाली करना नियमों के विरुद्ध है। इसकी जगह हम होते तो हम ऐसा कभी नहीं करते, क्योंकि हमें ये करना हमारे आदर्शों के विरुद्ध होता है, यानी ऐसा करना आदर्शों के विरुद्ध होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों मैं अब जल्दी पढ़ रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है, इसलिए सभी क्वेश्चनों को एक साथ हम देख लेते हैं। यहाँ पर 8वां क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए 8वां क्वेश्चन, नमक विभाग के दरोगा पद के लिए बड़ों को का जी ललचाता था। वर्तमान समाज में ऐसे कौन से पद है जिसमें पाने के लिए लोग ललायित रहते हैं और क्यों? मतलब वर्तमान समय में ऐसे कौन से पद है जिसके लिए लोगों को लगता है कि इसमें रिश्वत ज्यादा होती है? उत्तर, आज के समाज में भ्रष्टाचार के लिए तो सभी विभाग है। यदि आप भ्रष्ट है तो हर विभाग में रिश्वत ले सकते हैं। वर्तमान समाज में सरकारी विभाग में कई ऐसे पद है जिन्हें पाने के लिए लोग ललायित रहे, जैसे आयकर, बिक्री कर, आयात निर्यात विभाग, आईएएस, पीसीएस आदि। ये मासिक आमदनी से अधिक ऊपरी आमदनी को महत्व देता है। आमदनी के साथ साथ पद का रोब भी मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है। अपने अनुभवों के आधार पर बताइए, जब आपको तर्कों ने आपका भ्रम को पुष्ट किया हो। अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि जब आपको तर्कों ने आपके भ्रम को पुष्ट किया हो। उत्तर, मेरा एक मित्र था जो कि समाज सेवा के नाम पर गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाता था और उनके स्कूल की फीस भी भरता था। मेरे मन में उसके प्रति बहुत मान और इज्जत थी। उसको देखकर मेरा भी मन करता था कि मैं भी गरीब बच्चों की पढ़ाई में सहायता करूं। इसी सिलसिले में मैं उससे घर मिलने गया तो देखा जिन बच्चों को वह फ्री में पढ़ाता है उन्हीं से वह घर का काम करवा रहा था। किसी बच्चे से घर की सफाई करवाता, किसी से अपने गार्डन का काम करवा रहा था, कोई पानी भर रहा था। इस तरह हर बच्चा कोई ना कोई काम कर रहा था। ये देखकर मेरा भ्रम टूट गया। मैं उसके बारे में जो सोचता था वो बिल्कुल उसके विपरीत निकला। मतलब वो बच्चों से काम करवाता था। तो दोस्तों ये थे आपके 9 क्वेश्चंस। बाकी के क्वेश्चंस भी आपको हमारी पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगे। ये पीडीएफ वेदांता ग्रुप की है, तो इस वीडियो का क्रेडिट भी उन्हें ही जाता। मतलब पीडीएफ वहीं से लिए हमने, खुद की नहीं बनाई है। ये पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दें। हम आपके लिए आगे भी इसी तरह के क्वेश्चन आंसर लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।